वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग एक ऐसे केस डिस्कस करने वाले हैं जिसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस सिंस इंडिपेंडेंस कहा जाता है। सही सुना आपने, केशवानंद भारती केस। लेट क्या क्या है इसमें हम देखेंगे। हिस्ट्री, राइट टू प्रॉपर्टी, प्रीवियस केसेस क्या थे केशवानंद भारती के पहले, कोई अमेंडमेंट्स हुए, एंड ऑब्वियसली फाइनल जजमेंट, एंड एज यूजुअल मेंस एंड प्रीलिम्स क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो इन डिटेल एंड let's discuss the topic in depth. So listen carefully. यहाँ पे हमें कुछ बेसिक्स जो है जिसे पहले क्लियर करना होगा सो दैट केशवानंद भारती केस हमें ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकता है इंस्टेड ऑफ जंपिंग डायरेक्टली ऑन केशवानंद भारती केस। क्या है वो देखते हैं ना। पहला मैंने लिखा है राइट टू प्रॉपर्टी। लिसन केयरफुली। आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स है। अब फंडामेंटल राइट्स क्यों चाहिए इंडिविजुअल्स को? ऑब्वियसली फॉर हिज फुलेस्ट डेवलपमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे हमें फंडामेंटल राइट्स दिए जिसका प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। मगर मतलब अगर फंडामेंटल राइट आपका वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली कहां जा सकते हैं? हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। तो आप कहोगे कि सर यहां पे क्यों बात करनी है? क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी भी अपना एक फंडामेंटल राइट था मैंने कहा मतलब था। कब तक? 1978 तक, 44th अमेंडमेंट होने तक। 44th अमेंडमेंट से इसे हटा दिया और लीगल राइट कर दिया। बट केशवानंद भारती और बाकी सारे केसेस जो आज हम डिस्कस करने हैं मोस्टली ये 78 से पहले की है। तो राइट टू प्रॉपर्टी पहले क्या था? फंडामेंटल राइट। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे, अगर आपका राइट टू प्रॉपर्टी छीन गया तो आप क्या करोगे? जाहिर है आप सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाओगे कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, और ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है ना। बट इसके साथ साथ हमें दूसरी चीज भी याद रखनी है, वो है लैंड रिफॉर्म। देन कम्स द क्वेश्चन, ये लैंड रिफॉर्म किया था। डोंट यू थिंक प्रायर टू इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले बहुत सारी जमीन कुछ लोगों के पास ही थी और बहुत लोगों के पास कुछ जमीन नहीं थी। से फॉर एग्जाम्पल, दो लोगों के पास 200 एकड़ है एग्जाम्पल के तौर पे, और 200 लोगों के पास 5 एकड़ है। सो ये तो ठीक नहीं है। सो डोंट यू थिंक कहीं ना कहीं एज अ वेलफेयर स्टेट हमें लैंड रिफॉर्म करने की जरूरत थी? और वो हमने स्टार्ट कर दिए। इससे दो फायदे होने वाले थे। क्या? एक तो लैंड का रिडिस्ट्रीब्यूशन करना है, दूसरा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ाना था। बट इसमें एक प्रॉब्लम था। क्या? अगर मैंने किसी की जमीन ले ली सरकार ने और उसे रीडिस्ट्रीब्यूट किया तो ऑब्वियसली अगर मैंने एक्स की जमीन ली है तो उसका राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट होता है। तो वो कहाँ चला जाएगा? ही विल अप्रोच टू कोर्ट। सो डोंट यू थिंक ये रिफॉर्म इंप्लीमेंट करना डिफिकल्ट हो जाएगा? यस, एंड दैट्स द रीजन फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 पास हो गया जिससे शेड्यूल 9 इंसर्ट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ये शेड्यूल 9 क्या है? लिसन केयरफुली। शेड्यूल 9 के तहत क्या कहा गया है कि शेड्यूल 9 में, मैं फिर से रिपीट करता हूं, शेड्यूल 9 में अगर आप कोई भी लॉ इंसर्ट करते हो, आप कोई भी लॉ इंसर्ट करते हो तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, मतलब आप कोर्ट नहीं जा सकते। सो कैन आई सिंपली से शेड्यूल 9 में अगर लॉ चला गया तो आपको एक प्रोटेक्शन ही मिल जाता है लॉ को। यस। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर क्या ये अमेंडमेंट ये ठीक था क्या? उनका इंटेंशन? यस, उनका इंटेंशन तो कुछ गलत नहीं था। इंटेंशन तो अच्छा ही था, लैंड रिफॉर्म करने का था जिसके बीच में राइट टू प्रॉपर्टी या एफआर बीच में आ रहे थे। बट अब और एक इश्यू है। क्या इश्यू है? आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है कि अगर आप कोई लॉ बनाते हो और अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, लिसन केयरफुली, अगर आप कोई लॉ बनाते हो अगर और वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो वो लॉ टू द इनकंसिस्टेंसी नल एंड वॉइड हो जाएगा, मतलब रद्द हो जाएगा। ये कौन कह रहा है? आर्टिकल 13। आई होप क्लियर हुआ है। नेक्स्ट है आर्टिकल 368। 368 क्या बात करता है? 368 बोलता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड दी कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है? देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अमेंडमेंट करने की क्या जरूरत है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने अमेंडमेंट की प्रोविजन क्यों रखी है? लिसन केयरफुली। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ स्टैटिक डॉक्यूमेंट, इट्स अ डायनामिक।
एंड डोंट थिंक 47 की नीड्स कुछ और थी, आज की नीड्स कुछ और हो सकती है, समय के अनुसार उसमें बदलाव हो सकता है। सो अकॉर्डिंगली समय के अनुसार कुछ बदल चाहिए तो आप कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ डिलीट कर सकते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस भी कर सकते हैं। एंड दैट्स द रीजन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 इंसर्ट किया गया है, सो दैट यू कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। और अमेंडमेंट का पावर किसे गया है? पार्लियामेंट को। देन कम्स द लास्ट बेसिक पॉइंट। सो लॉ क्या होता है और अमेंडमेंट क्या होता है? सी, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए लेजिस्लेचर को एक पावर दिया जाता है जिससे वो लॉ बना सकता है, नॉर्मल ऑर्डिनरी लॉज, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी लॉ। बट डोंट यू थिंक देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? मतलब क्या? अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में ही कुछ बदलाव करना है तो उसे हम नॉर्मली क्या वर्ड यूज करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आई होप सारे बेसिक पॉइंट्स क्लियर हुए, बिकॉज ये बेसिक पॉइंट अगर क्लियर नहीं होते तो आगे का केस आपको सिर्फ रट्टा मारना पड़ेगा। उससे बेटर है कि ये पॉइंट्स ठीक तरह से याद रखो। मैं फिर से रिपीट करता हूं। राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 31 के अंडर। कब चला गया वो? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 जनता सरकार के दौरान। सेकेंड, लैंड रिफॉर्म क्यों करने थे? बिकॉज रीडिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना था। ऑब्वियसली ये करते करते बीच में क्या आ रहा है? प्रॉपर्टी का राइट्स आ रहा है। दैट्स द रीजन आपने क्या किया? फर्स्ट अमेंडमेंट किया। फर्स्ट अमेंडमेंट से आपने क्या इंसर्ट किया? शेड्यूल 9 इंसर्ट किया। बट आर्टिकल 13 क्या कहता है कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो वो लॉ क्या होगा? जितना इनकंसिस्टेंट है उतना रद्द हो जाएगा। देन हमने देखा आर्टिकल 368 क्या है वो? कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड दी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है और कितना कर सकता है उसके बारे में। और लास्ट हमने देखा डिफरेंस बिटवीन लॉ वर्सेस अमेंडमेंट। अगर ये बेसिक क्लियर हुआ है तो आगे चलते हैं, बिकॉज आगे की चीजें बहुत ही सिंपल हो जाएगी। एंड प्लीज लिसन केयरफुली, मोस्ट ऑफ द लेक्चर रहेगा ये राइट टू प्रॉपर्टी और ये दो चीजों के बीच में ही चलेगा मोस्ट ऑफ द वीडियो। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आपका सारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्लियर हुआ ऐसा समझता हूं। लेट्स स्टार्ट। पहला ही केस हुआ था शंकरी प्रसाद 1951 और दूसरा हुआ था सज्जन सिंह केस। ऑब्वियसली केस किस बारे में रहेगा? राइट टू प्रॉपर्टी, लैंड रिफॉर्म। डोंट यू थिंक सरकार ने तो डिसाइड किया कि लैंड रिफॉर्म करना है, अकॉर्डिंगली अलग अलग स्टेट्स ने अपने लैंड रिफॉर्म एक्ट पास कर दिए। नाउ यू मे से कि सर अलग अलग स्टेट ने क्यों? प्लीज लिसन, लैंड इज अ सब्जेक्ट विच फॉल्स अंडर स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट जो शेड्यूल 7 में है। तो अलग अलग स्टेट्स ने अपने लैंड रिफॉर्म एक्ट पास कर दिए। सो ऑब्वियसली जिनकी जमीन चली गई वो किसके पास चले गए? कोर्ट के पास। और उनका कहना था कि पार्लियामेंट को ऐसा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 13 में तो क्लियरली कहा है ना कि आप ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकते जिससे हमारा हक छीन जाएगा। हमारी लैंड चली गई मतलब हमारा क्या चला गया? राइट टू प्रॉपर्टी चली गई। सो ऑब्वियसली हमारा वायलेट क्या हुआ? फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। तो ये गलत है। तो ये किसके खिलाफ गए? सरकार के खिलाफ कोर्ट में चले गए। बट कोर्ट ने क्लियरली कहा कि भाई जैसे मैंने पहले कहा, ऑर्डिनरी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अलग होते हैं। आर्टिकल 13 में वर्ड क्या यूज किया है? लॉ किया है। तो कोर्ट का मानना था अगर सचमुच में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यूज करना था तो उन्होंने एक्सप्लिसिटली मतलब क्लियरली वो वर्ड यूज किया होता। सो अमेंडमेंट इसमें नहीं आते और अमेंडमेंट रिव्यू नहीं हो सकते। इन शॉर्ट, पार्लियामेंट को पावर है किस चीज का? दे कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। मतलब ये दोनों केस से एक चीज तो क्लियर हो गया कि पार्लियामेंट को अधिकार है क्या? अमेंडमेंट करने का। क्या अमेंड करने का? कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। मतलब जजमेंट खिलाफ ही गया। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला केस हुआ गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अगेन सेम इशू, लैंड रिफॉर्म। गोलकनाथ जी की जमीन चली गई थी, पंजाब लैंड रिफॉर्म एक्ट पास हुआ था, तो उन्होंने भी कुछ अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया, फर्स्ट 417 अमेंडमेंट को। और इनका कहना क्या था? ऑब्वियसली ये कोर्ट के सामने इन्होंने प्रेयर की कि हमें हमारी जमीन वापस चाहिए। नाउ यहाँ पे लिसन केयरफुली, यहाँ पे पहले 5 का, यहाँ पे 11 जजेस का बेंच बिठाया गया था। लिसन केयरफुल, 11 जजेस का। और जो जजमेंट आया वो 6:5, मतलब बहुत ही थिन मेजोरिटी से जजमेंट आया। और ये जजमेंट एग्जैक्टली उल्टा हुआ। मतलब क्या? शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस में क्या कहा था कि कोर्ट अमेंडमेंट को रिव्यू नहीं करेगा, बट यहां पे कहा
कि अमेंडमेंट आर ऑल्सो कमिंग अंडर लॉ। मतलब क्या, अमेंडमेंट का भी रिव्यू हो सकता है। इतना ही नहीं, पार्लियामेंट का जो अमेंडमेंट करने का पावर है वो भी लिमिटेड है, ऐसे कहा गया। मतलब कैन आई सिंपली से पार्लियामेंट का पावर रिस्ट्रिक्ट किया गया गोलकनाथ केस में? यस। बट देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ऐसा जजमेंट आया तो पीछे के सारे केसेस आ जाएंगे और वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जजमेंट आया 1967 और इससे पहले 1967 में ये जजमेंट आया था। एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट पास हुआ 1951। सो 1967 और 1951, डोंट यू थिंक बहुत सारे केसेस आ सकते हैं एंड इट विल क्रिएट अ केओस। इससे क्या होगा, केओस क्रिएट हो जाएगा। दैट्स द रीजन कोर्ट ने यहाँ पे एक नई चीज डिक्लेयर कर दी, दैट इज प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग। मतलब क्या कि भाई ये जजमेंट इंप्लीमेंट होगा कहां से, हेंस फोर्थ, मतलब यहां से आगे के आने वाले केसेस जो होंगे उसके लिए इंप्लीमेंट होगा, पीछे वाले केसेस के लिए इंप्लीमेंट नहीं होगा। सो कैन आई सिंपली से सज्जन सिंह एंड शंकरी प्रसाद, इस दोनों केस ने, कोर्ट ने क्या कहा था कि पार्लियामेंट को पावर है। मतलब किसके फेवर में जजमेंट गया था, पार्लियामेंट के फेवर में। वेरएस गोलकनाथ केस में जजमेंट पार्लियामेंट के खिलाफ गया। मतलब जजमेंट एक जैसा नहीं आ रहा है, जजमेंट क्लैशेस हो रहे हैं। ना डोंट यू थिंक ये जजमेंट पार्लियामेंट के पावर्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है? एंड दैट्स द रीजन यहां पे कुछ अमेंडमेंट हो गए। कौन कौन से अमेंडमेंट? 3 अमेंडमेंट, एक 24, दूसरा 25, तीसरा 29। एक एक करके डिटेल में देखते हैं। अब गोलकनाथ का जजमेंट तो आया 1971 में, गोलकनाथ 1967 में, सॉरी। तो 24th अमेंडमेंट 1971 हुआ। इससे क्या हुआ कि पार्लियामेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड और रिपील एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या, पार्लियामेंट चाहे तो कोई भी पार्ट अमेंड कर सकता है या रिपील कर सकता है। मतलब गोलकनाथ का जो जजमेंट था अमेंडमेंट के बारे में, उसको एग्जैक्टली क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। आई होप क्लियर हुआ है। मतलब 24th अमेंडमेंट से गोलकनाथ का जजमेंट रिवर्स हो चुका है। अब 25th अमेंडमेंट 1971 भी हो गया। इसमें क्या किया कि कुछ डीपीएसपी को प्रेसिडेंट दिया गया और फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, और जुडिशियल रिव्यू का फीचर रिस्ट्रिक्ट कर दिया। एंड 29th अमेंडमेंट क्या था, इट वाज रिगार्डिंग लैंड रिफॉर्म। कुछ लैंड रिफॉर्म के स्टैच्यू थे, उसे कहा डाल दिया, 9 शेड्यूल। आई होप बेसिक्स क्लियर हुआ है कि 9 शेड्यूल, मैंने कहा कि 9 शेड्यूल के अंदर अगर आप कुछ रखते हैं तो उसका रिव्यू नहीं हो सकता। आई होप तीनों अमेंडमेंट क्लियर हुए। 24वां अमेंडमेंट, 24th अमेंडमेंट ने क्या कहा, पार्लियामेंट को पूरा अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का। मतलब गोलकनाथ का जजमेंट ओवरटर्न हो गया। 25th अमेंडमेंट से क्या कहा, जुडिशियल रिव्यू का पावर रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और 29 से लैंड रिफॉर्म शेड्यूल 9 के अंदर रख दिए। जाहिर है इश्यू तो आने ही वाला था। तो केशवानंद भारती का केस हुआ। केरल ने भी ऐसा एक लैंड रिफॉर्म एक्ट पास किया था, जिससे इदनीर मठ के जो केशवानंद भारती थे, उनको अपना मठ चलाना डिफिकल्ट हो चुका था, बिकॉज मठ की प्रॉपर्टी चली गई थी। सो ऑब्वियसली उन्होंने चैलेंज किया कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट होता है। नॉट ओनली दिस, आर्टिकल 26 के तहत क्लियरली कहा गया कि यू हैव राइट टू मैनेज द प्रॉपर्टी विदाउट गवर्नमेंट इंटरफियरेंस। मतलब आप रिलीजियस प्रॉपर्टी को मैनेज करने का आपको पूरा अधिकार है। ना डोंट थिंक फिर से फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया, मैटर फिर से चला गया सुप्रीम कोर्ट। एंड दिस केस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। गोलकनाथ केस में 11 जजेस का बेंच था, तो यहां पे डिसाइड किया अगर जजमेंट इसमें रिव्यू करना है तो इससे बड़ा बेंच चाहिए, एंड दैट्स द रीजन 13 जजेस का बेंच सेटअप किया गया। और ये 13 जजेस के बेंच ने एक लॉन्ग हियरिंग, लिटरली 5 महीने तक, और जिसका जजमेंट जो है मोर देन 700 पेजेस है, मोर देन 700 पेजेस। दैट्स द रीजन कुछ जजेस ने समरी भी लिखी हुई है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर जजमेंट क्या था। लिसन, जजमेंट आया 24 अप्रैल 1973 को, और जजमेंट भी आया बहुत ही थीन से, मेजॉरिटी से, दैट इज 7:6। क्योंकि पिटिशनर जो थे केशवानंद भारती, उनके साइड से थे नानी पालखीवाला। उनका कहना था कि सरकार को, दैट इज पार्लियामेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का इतना अधिकार नहीं है। वेयर एज गवर्नमेंट का क्या कहना था, पार्लियामेंट का, कि यस उन्हें अधिकार है। तो सवाल आया कि क्या पार्लियामेंट को अधिकार है या नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन।
तो यहां पे कोर्ट ने क्लियरली कहा, लिसन केयरफुली, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज वैलिड। पार्लियामेंट को पूरा अधिकार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट अमेंड कर सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, बट बेसिक स्ट्रक्चर को वो अमेंड नहीं कर सकते। व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, वो थोड़ी देर के बाद देखते हैं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने ये भी कहा 25th अमेंडमेंट इज ऑल्सो ट्रू एक्सेप्ट जुडिशियल रिव्यू। मतलब क्या, जुडिशियल रिव्यू तो होगा, वो तो मेन फीचर है। एंड 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज ऑल्सो वैलिड। सो डोंट थिंक, आप ये कहोगे कि सर जजमेंट तो ऐसा दिख रहा है कि टोटली पार्लियामेंट के फेवर में है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? लिसन, ये जजमेंट जो है, इट इज कंसिडर एज अ विन विन जजमेंट फॉर बोथ। नाउ क्यों विन विन? डोंट यू थिंक यहां पे पार्लियामेंट की जो पावर है उसे एक्सेप्ट किया गया कि पार्लियामेंट की पावर है क्या, वो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोविजंस अमेंड कर सकता है, बट वो बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगा सकता। मतलब कुछ चीजें ऐसी है जिसे आप टच नहीं कर सकते। मतलब ये दोनों के लिए एक बैलेंस जजमेंट था, केशवानंद भारती जजमेंट। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? उस वक्त भी जजेस ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर कोई यूनानिमिटी नहीं हो रही थी। सो ऑब्वियसली हर जजेस ने अलग अलग पॉइंट रखे थे। तो कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दैट विल बी डिसाइडेड केस बाय केस बेसिस। सो पिछले 40-50 साल में क्या क्या इंक्लूड हुआ है, तो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए। एक, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर्स, सोवेरियन डेमोक्रेटिक अपना रिपब्लिक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और रिसेंटली एनजेसी का जो केस हुआ था उसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में भी कहा गया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या ये लिस्ट आगे बढ़ सकता है? यस, क्योंकि कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि केस बाय केस बेसिस इसमें एडिशन हो सकता है, बिकॉज इसका कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है। आई होप क्लियर हुआ है। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट कि सर ये जजमेंट के इम्प्लीकेशंस क्या हुए? इम्प्लीकेशंस तो होने ही थे। एक अमेंडमेंट हो गया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसे तो कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की। बहुत सारे चेंजेस किए गए, बहुत सारे चेंजेस। लेकिन इसमें से जो मेन आज के वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट है वो है कि जुडिशियल रिव्यू का जो पावर था उसको काफी हद तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया। मतलब अमेंडमेंट किया तो उसका आप रिव्यू नहीं ले सकते। ऑब्वियसली मतलब फिर से दो इंस्टीट्यूशन के बीच में टकराव होना था। और फाइनली ये हुआ मिनर्वा मिल केस में। मिनर्वा मिल केस जो हुआ था, यहां पे मिनर्वा मिल्स नेशनलाइज किया गया। ऑब्वियसली मैटर चला गया सुप्रीम कोर्ट के पास। और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा, लिसन केयरफुली, क्लियरली कहा कि जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जुडिशियल रिव्यू क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है। दूसरी चीज जो जुडिशियल ने कही जो काफी अच्छी थी, से फॉर एग्जांपल मैंने आपको अगर कहा कि आप अपनी 3 विशेष मांगो मुझसे, कोई आपको कह रहा है कि 3 विशेष मांगो, मैं कंप्लीट कर रहा हूं, तो आपका तीसरा विश ये नहीं हो सकता कि हेंसफोर्थ मेरी सारी विशेष कंप्लीट कर दो। ये ठीक नहीं है। मतलब क्या, आपको अधिकार है क्या? आपको अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का, बट दैट डज नॉट मीन कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करने का अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना डिफरेंट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन एब्सोल्युटली चेंज करना अलग हो गया। ये क्लियरली यहां पे दिखने में आया। और लास्ट केस जो है वो है वामन राव केस। ये क्या था? लिसन, अभी बेसिक स्ट्रक्चर का तो डॉक्ट्रिन आ गया, तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया फिर, केशवानंद भारती केस में क्या कहा था, इवन अमेंडमेंट्स का भी हम रिव्यू ले सकते हैं। सो बहुत सारे लोग आ गए और उन्होंने कहना शुरू किया, सर पहले से सारे अमेंडमेंट्स उसका रिव्यू ले लो। तो कोर्ट ने यहाँ पे क्लियरली कहा कि इतना अगर रिव्यू लेने लगेंगे तो सारा कियोस ही हो जाएगा। और यहाँ क्लियरली कहा कि ये कब से लागू होगा? केशवानंद भारती केस के बाद से। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ लोग क्रिटिसाइज भी तो करते हैं। यस, डेमोक्रेसी है, क्रिटिसाइज करने का अधिकार है, बस क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। उनका क्या कहना है जो क्रिटिसाइज कहते हैं? उनका पहला कहना है कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर की आप बात करते हैं, क्या ऐसा कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है लिखा हुआ? नहीं लिखा है, तो आप कैसे बोल सकते हैं? सो पहला पार्ट क्या उनका, कि ऐसी कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी।
दूसरा उनका कहना है कि भाई ये तो सब्जेक्टिव है, बिकॉज आप ही ने कहा कि केस बाय केस डिसाइड करेंगे, तो एक जज का ओपिनियन अलग हो सकता है, दूसरे जज साहब का ओपिनियन अलग हो सकता है। तीसरा, ये बेसिक स्ट्रक्चर के वजह से पार्लियामेंट का जो पावर है, जो पार्लियामेंट जिसके मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं, उनका पावर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा काफी हद तक। इतना ही नहीं, सेपरेशन ऑफ पावर के लिए ठीक नहीं है। नॉट ओनली दैट, बेसिक स्ट्रक्चर का डेफिनेशन कहाँ है, क्लियर कट नहीं है। इतना ही नहीं, इनका कहना है कि इससे यह पॉसिबल हो सकता है कि जुडिशियल ओवररीच हो जाए। मतलब क्या, जुडिशरी अननेसेसरी अदर ऑर्गन्स में इंटरवीन करे, जो कि ठीक नहीं है। तो ये क्रिटिसिज्म किसका है, जो बेसिक स्ट्रक्चर को क्रिटिसाइज करते हैं। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट कि कंक्लूजन क्या सचमुच में बेसिक स्ट्रक्चर में इश्यू है क्या? नहीं। अगर आप पिछले 50 साल का वर्किंग देखेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर केशवानंद भारती का जजमेंट एक ऐसा जजमेंट है, लिसन केयरफुली, जो दोनों को विन विन सिचुएशन देता है। किसे? पार्लियामेंट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट, दोनों को विन विन सिचुएशन इसने दिया है। इतना ही नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज अ सेफगार्ड अगेंस्ट द एब्सर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है, और इसका कभी भी मिसयूज आज तक नहीं हुआ है। सो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सचमुच में अच्छा वर्क हो रहा है क्या? यस। एंड सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू पावर होना चाहिए क्या? यस। सो केशवानंद भारती केस इसीलिए माना जाता है कि आज तक के इतिहास का एक सबसे इंपॉर्टेंट केस है। देन कम्स द नेक्स्ट कि सब मेंस के लिए क्वेश्चन क्या? मेंस के लिए आपको डिस्कस बेसिक स्ट्रक्चर इन डिटेल, ये मेंस में भी आ सकता है एज वेल एज इंटरव्यू में भी। प्रीलिम्स के लिए नीचे दिए हुए केसेस जो है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ, केशवानंद, गोलोकनाथ, शंकरी प्रसाद एंड सज्जन सिंह। अगर आंसर आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना। आई होप आपको केशवानंद भारती केस एंड बेसिक स्ट्रक्चर अच्छी तरह से समझ में, अगर अच्छा समझा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।